नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए श्री नवनीत मिश्र की लिखी हुई कहानी खेल। वाचन कला के विशेषज्ञ नवनीत मिश्र जी प्रसारण और लेखन माध्यम का जाना पहचाना मशहूर नाम है। प्रस्तुत है कहानी खेल। मन के अंदर ही अंदर घुमड़ते रह जाने वाले किसी दुख जैसे घने बादल पिछली रात से ही छाए हुए थे। लगता रहा जैसे एक बार जी भर के बरस ले तो चैन आ जाए। अनुमान तो यही लगता था कि शुरू होने भर की देर है, एक बार शुरू हो गई तो झड़ी लग जाएगी। सवेरे रजनी को स्कूल भेजने या न भेजने को लेकर थोड़ी देर ऊहापोह बनी रही। एक बार सोचा कि घर बैठकर ही क्या करेगी, स्कूल जाएगी तो वहाँ कुछ तो होगा ही। फिर तेजी से घिरते आ रहे बादलों का ख्याल आया तो सोचा कि सड़क पर एक रिक्शे पर 12 बच्चों के चलते फिरते सर्कस में कहीं बीच में बरसात शुरू हो गई। तब निर्णय लेने से पहले एक बार रजनी को आवाज़ दी तो वो कुनमुनाई और मेरा हाथ अपने हाथ में दबाकर फिर सो गई। मुझे उस पर दया आई, फिर मैंने भी उसे नहीं जगाया। सवेरे 6:30 बजे किसी खिले हुए फूल की तरह घर से निकलना और एकदम मुरझा जाने के बाद 1 बजे लौटना, 5 बरस की बच्ची पर कितना बोझ। उसके स्कूल चले जाने के बाद मैं सोचती रहती कि 6-7 घंटों के लिए वो जिस संसार में फेंक दी जाती है, वहाँ अकेली वो तमाम स्थितियों का सामना कैसे करती होगी। उस संसार में जहाँ मैं नहीं हूँ, पापा नहीं हैं, बस रुलाने के लिए घर की याद है। जहाँ किसी एक अजनबी के आदेश पर एक ही जगह पर चुप बैठने का कठोर नियम है। जहाँ बेवजह चोटी खींचने और टीप मारकर सताने वाले हैं। मैं सोचती कि घर की याद आने पर टिफ़िन भी खाने का मन ना होने और कभी रोकते रोकते भी क्लास में निकल जाने वाली शूशू पर हंसी उड़ाते साथियों को कैसे सहती होगी। कभी कभी मुझे रजनी के प्रति अपना ये मोह बहुत बढ़ा हुआ लगता। मैं अपने आप को समझाती हूँ कि बड़े और निष्ठुर संसार में जीने के लिए प्रेम, शत्रुता, उदारता, प्रतिरोध, विश्वास, अविश्वास, आक्रोश और आत्मरक्षा जैसी जिन चीज़ों की आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी, उनको अपने भीतर विकसित करने की असली तैयारी तो इस 6-7 घंटों के संसार से ही शुरू होती है। कभी कभी मुझे लगता कि इतनी सीधी सादी मेरी बिटिया की ये 6-7 घंटों के संसार की यात्रा दूसरों की मनमानी सहने से ही शुरू होती होगी। रिक्शे वाले ने अपनी सीट के ठीक पीछे और रिक्शे के पिछले पहियों के ठीक ऊपर पीछे की तरफ एक एक तख्ता लगाकर 8 अतिरिक्त बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर ली थी। दोनों तख्तों के किनारे पर बच्चों के बैग और पानी की बोतलें झूलती रहती, जिनको नीचे गिरने से रोकने की जिम्मेदारी उन 4 बच्चों की होती जिन्हें दोनों तख्तों के किनारे पर बैठने की जगह मिलती। रजनी के अलावा 3 और बच्चे होते जिनके पैर लटके हुए बैग और पानी बोतलों की तरह सड़क की तरफ हवा में खतरनाक ढंग से झूलते रहते। दबंग बच्चे रिक्शे की गद्दी वाली सीट और तख्ते पर बीच की सुरक्षित जगह पहले से ही घेर लेते और 1 इंच भी टस से मस होने को तैयार न होते। मैं चाहती थी कि मेरी किसी सहायता के बगैर रजनी रिक्शे में अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए खुद संघर्ष करे। वो इस बात का खुद विरोध करे कि तख्तों के सिरों पर रोज़ वो ही क्यों बैठे। इस बारे में मुझे अपना कुछ कहना ठीक नहीं लगा, क्योंकि तख्तों के बाकी तीनों सिरों पर जो बैठे थे वे भी तो बच्चे ही थे। रजनी को एक दिन वर्षा के बहाने ही सही स्कूल जाने से रोककर मैंने कहीं राहत महसूस की। इनके दौरे पर होने की वजह से जो अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था, उसमें तो और भी ज़रूरी लगा कि रजनी घर में ही रहे, मेरे पास। पिछली रात कॉलोनी के कार्यक्रम में रजनी परी बनी थी। उसके बालों को घुमेरे देकर घुंघराला बनाया गया था, जिसकी एक लट हवा में हल्के हल्के हिलते हुए उसके गालों को छू रही थी। परी की पलकों को घना बनाने के लिए मस्कारा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण सोती हुई रजनी की पलकें वाकई किसी परी की मुंदी हुई पलकों जैसी लग रही थीं। रूज़ की लालिमा अभी भी उसके गालों पर थी और छुड़ाकर साफ कर दिए जाने के बाद भी रुपहले करकरे के कुछ कण भौहों पर चिपके रह गए थे, जो रह रहकर चमक उठते थे। फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठों वाली मेरी सुंदर सी परी मेरी हथेली पर अपना गाल टिकाए बेखबर सो रही थी और मैं सोच रही थी कि जिसे आज स्कूल भेजते मेरे प्राण कंठ में आ जाते हैं, कल उसे उसके घर कैसे भेजूंगी। राजू, दरवाजे पर लगाई गई आवाज़ रजनी के कानों में पड़ी तो बिस्तर पर से उछलकर इस तरह बैठ गई जैसे कब से जाग रही थी।
रजनी शर्मा स्कूल गई है अंकल। रजनी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और जल्दी से अलमारी के पीछे छिप गई। तो ये कौन बोल रहा है? अंकल ने अपनी आवाज़ को जरा नाटकीय बनाते हुए पूछा और कमरे में आ गए। ये तो रजनी शर्मा की भूतनी है, कहते हुए रजनी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों को अपनी कनपट्टियों से जोड़कर अंकल को डराने के लिए जीभ दिखाती, आंखों को और बड़ा करती पीछे से निकल आई। अले भई, ये भूतनी तो आज बड़ी छुंदर लग रही है, अंकल ने तुतलाते हुए लाड़ किया। हालांकि रजनी बोलने में जरा भी नहीं तुतलाती थी। आप ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या तुतलाते हैं? रजनी ने हाथ नचाते हुए अंकल की नकल उतारी। निरुत्तर रह गए अंकल ने रजनी को गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमने लगे। आपने तो इस पली का मुंह गंदा कर दिया, रजनी ने अपनी हथेली से गालों पर उतर आए गीलेपन को पोंछते हुए कहा और अंकल की जकड़न भरी गोद से छूटने के लिए कसमसाने लगी। अंकल ने हंसते हुए रजनी को गोद से उतार कर अपनी जांघों को जोड़कर उस पर बिठा लिया और झूला सा झुलाने लगे। मैं जान गई कि रजनी को लाड़ लड़ाने वाले अंकल मिल गए हैं। अब मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने का नंबर देर तक नहीं आने वाला। उन दोनों का खेल शुरू हो गया। अंकल ने अपनी हथेली मेज पर रख दी और रजनी से उस पर जोर जोर से घूंसे मारने को कहा। 2-3 घूंसे पड़ चुकने के बाद अंकल, जोर से मारो, क्या खाना नहीं खाया, जैसी चुनौतियां देने लगे, जिससे उत्साहित होकर रजनी अपनी पूरी ताकत लगाकर घूंसे मारने लगी। तभी अचानक जब उसका एक घूंसा तेज गति से ऊपर से चल चुका था, अंकल ने अपनी हथेली सरका ली। नन्ही कोमल अंगुलियों से बंधी मुट्ठी अंकल की हथेली के जगह मेज की सख्त लकड़ी से टकराई तो रजनी दर्द से करहा उठी। बच्चों को तकलीफ पहुंचाकर खिलाने का यह ढंग मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मैंने अपने आप को कुछ कहते कहते रोक लिया। तभी देखा कि अंकल ने रजनी की मुट्ठी को चूम चूम कर जैसे उसका सारा दर्द खींच लिया था और रजनी उनके गले में बाहें डालकर खिलखिला रही है। हर लड़की के अंदर एक माँ के छिपे होने के बारे में तो मैं विश्वास से कह सकती थी, लेकिन क्या किसी अविवाहित पुरुष के भीतर कोई पिता भी छिपा होता है? ऑफिस में इनके साथ काम करने वाले इन अंकल को देखती तो मुझे आश्चर्य होता कि कैसे कोई एक बच्ची के साथ इतना घुल मिल सकता है कि उसके साथ बच्चा बनते बनते थकता भी नहीं। राजू के साथ मेरा कोई इस जन्म का रिश्ता थोड़ी है भाभी, एक बार फिर रजनी को अपने से चिपटाते हुए अंकल ने कहा था। रजनी को राजू नाम इन्हीं अंकल ने दिया था, जिसे घर में सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया था। वो तो रजनी को अब राजू के नाम से ही बुलाते थे। आपने अभी तक शादी ही नहीं की, नहीं तो ना जाने कितने राजू और राजू आंगन में खेल रहे होते, मैंने हंसी करते हुए कहा। वो अलग बात है भाभी, लेकिन राजू जैसी तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती, अंकल ने रजनी की उंगलियों से खेलते हुए कहा था। अभी 3-4 महीने पहले की ही तो बात है जब एक शाम इनके साथ ये अंकल भी ऑफिस से घर आए थे। लंबा कद, सामान्य शरीर, बालों को पीछे की ओर खींचकर काढ़े होने की वजह से निकलता हुआ चौड़ा माथा, नीली फेडेड जीन्स के साथ सफ़ेद कमीज, अंदर तक उतर जाने वाली बेधती सी आँखें, धीमे धीमे बात करने का पुरअसर अंदाज, 40-42 की उम्र के बावजूद ताजगी और स्फूर्ति से भरा एक व्यक्ति। मुझसे दोस्ती कीजिएगा, रजनी को देखते ही अंकल ने कहा था। हाँ अंकल, रजनी ने अपना हाथ अंकल की ओर बढ़ाया। अंकल ने हाथ मिलाने के बजाय रजनी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। कमीज की जेब से अमूल चॉकलेट निकालकर अंकल ने एक एक अक्षर पर तर्जनी रखते हुए रजनी को पढ़ाया। गिफ्ट फॉर समवन यू लव। 3-4 महीने का ही तो समय हुआ होगा जब रजनी राजू बनकर अंकल की दिनचर्या का एक प्रमुख हिस्सा बन गई। इनके महीने में 15-20 दिन दौरे पर बाहर रहने के दिनों में यही अंकल हर एक समस्या का समाधान बनकर घर में शामिल हो गए। लाख मना करने के बाद भी रजनी के लिए उपहारों के ढेर लगाते चले गए अंकल किसी अपने सगे से भी ज़्यादा सगे बन गए। इतने कम समय में ही वो राजू की मम्मी और पापा के खिलाफ लगाई गई शिकायतें सुनकर निर्णय देने वाले न्यायाधीश की हैसियत पा गए थे। शुरू के दिनों में तो बेहद चौकन्नेपन से रजनी के अंकल की देह से अचानक किसी पौरुषीय गंध के फूट पड़ने की आशंका लिए अपनी सारी इंद्रियों को जागृत किए रही। लगता रहा कि हो सकता है इनके इतने दिनों तक शहर से बाहर रहने का फ़ायदा उठाने के ख्याल से फूल को पाने के लिए शाख का सहारा लिया जा रहा हो,
पर एक बार अपनी गोद में ही सो गई रजनी को मेरी गोद में देते हुए उसके अंकल ने जिस तरह अपनी उंगलियों को मेरे शरीर से छू जाने से भी बचाए रखा, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अंकल अपनी लाडली के लिए ही घर में आते हैं। पुरुष की निगाहें औरत की गर्दन के नीचे जरा सी फिसलती हैं तो कांटों की तरह गड़ने वाली बन जाती हैं। इस चुभन की सूचना औरत को उसकी पूरी देह देती है। रजनी के अंकल की निगाहें कभी एक बार भी चुभन पैदा करती नहीं पकड़ी गईं। वो तो मुझे शुद्ध सोने जैसे खरे लगे। अंकल, आपने कैसे जाना कि मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ? 9 बजने को आए और रजनी अपने अंकल की पीठ पर सवार होकर पूछ रही थी। मेरी राजू का रिक्शा तो रोज़ मेरे घर के सामने से ही निकलता है। मैंने देख लिया कि आज राजू रिक्शे पर नहीं है, अंकल ने जवाब दिया। रजनी के दोनों पैर अंकल ने अपनी कमर की तरफ सामने की ओर निकाल रखे थे और वो अंकल की पीठ पर फिसल फिसल कर खेल रही थी। मैं अंकल के घर जा रही हूँ मम्मी। रजनी को अंकल पीठ पर उठाए खड़े हो गए। अरे ऐसे कैसे? मुंह हाथ तो धो लो, नाश्ता भी नहीं किया तुमने। मैं जान ही नहीं पाई कि कब अंकल के घर जाने का कार्यक्रम बन गया। अरे कह दो मम्मी से, शेर भी कभी मुंह धोते हैं? अंकल ने शेर जैसी मोटी आवाज़ निकालने का अभिनय करते हुए रजनी को प्रोत्साहित किया तो उसने भी आवाज़ को भारी बनाने की कोशिश करते हुए दोहरा दिया। और नाश्ता हम दोनों एक साथ वहीं करेंगे, अंकल ने कहा और कराहने और वजन के कारण झुकी हुई पीठ का अभिनय करते हुए रजनी को पीठ पर बोरे की तरह लादे हुए घर से निकल गए। ये तो बच्ची को एकदम बिगाड़ना हुआ। ठीक है, तुम बहुत प्यार करते हो उसे, लेकिन ये क्या बात हुई कि अभी ना उसने नहाया, ना धोया, ना नाश्ता किया। आपने तो बस उठाया पीठ पर और चल दिए। कल को यही सब वो घर पर इनके साथ करेगी तो पिटेगी। मैं देर तक गुनगुनाती रही। कैसे कहूँ कि इनके मन में बेटे की चाह नहीं रही होगी, लेकिन रजनी के पैदा होने के बाद इनके उत्फुल्लित चेहरे पर निराशा या असंतोष की एक हल्की सी लकीर भी मुझे कभी खोजे नहीं मिली। 2.5-3 वर्ष बाद जैसे जैसे रजनी ने बोलना शुरू किया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय रजनी के साथ ही बीतने लगा। ऑफिस जाने के अलावा वे रजनी को कभी अपने से अलग नहीं करते थे। 1 महीने की उम्र में सारे समय इनकी गोद पर चढ़ी या सीने पर लेटकर सोती रजनी को देखती तो सोचती कि पिता अपनी बेटी के अंदर रच बस रहे हैं, इतने कि मेरी बेटी मुझे मेरी गंध से नहीं, मेरे दूध के स्वाद से ही पहचानेगी। इन्होंने अपने स्कूटर में अपनी सीट के आगे एक छोटी सी गद्दी और लगवा ली थी और बाप बेटी सारे शहर का चक्कर लगाने लगे थे। छोटे से शहर के लोगों की निगाहों में यह दृश्य इतना आम हो गया था कि कभी किसी दिन ये अगर स्कूटर पर अकेले निकल जाते तो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही भी पूछ बैठता, आज बिटिया नहीं आई साथ में? सड़कों पर घूमते हुए पिता पुत्री खूब बातें करते, जिन्हें लौटकर मुझे बताने के लिए दोहराते और आनंदित होते। रजनी के पास तमाम सवाल होते जो खत्म होने नहीं आते और इनके पास धैर्य था जवाब देने का जो कभी चुकता ही नहीं था। पापा, ये चांद कैसे टूट गया? रजनी ने सड़क पर चलते हुए एक बार पूछा। एक दिन पहले रात में खूब तेज बिजली चमकी थी, बादल गरज रहे थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी। उसने अपनी नन्ही सी उंगली से दूज के चांद की तरफ इशारा किया। मुझे नहीं पता, तुम बताओ, इन्होंने कहा। बादल गरजे, बिजली चमकी, इससे टूटा चंदा। रजनी ने 3 लाइनों में चांद के टूटने का कारण बताया तो उसकी कल्पना से चमत्कृत हम दोनों के मुंह से बड़ी देर तक कोई बात ही नहीं निकल सकी। स्कूटर पर पीछे बैठी मैं हर्षातिरेक में सिर्फ इनका कंधा ही दबा सकी। इनके पास सपनों की लच्छियाँ थीं, जैसे मौका मिलते ही रजनी का भविष्य बुनने के लिए फंदे उठाने गिराने लगते थे। अब इनके दिमाग में रजनी के प्रतिभावान कवित्री बनने का डिज़ाइन आ गया था, जिसके लिए बड़े मनोयोग से बूटे उभारने लगे थे। रजनी के लिए आकाश की ऊंचाइयों के सारे द्वार खुले होंगे। वो जिन ऊंचाइयों को छूना चाहेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चित्रकार, सैनिक, कवित्री या सिर्फ एक सुघड़ गृहिणी, इनकी एक सांस में रजनी के इतने ही रूप समा सके थे। आज सवेरे से इनकी बहुत याद आ रही थी। अतिरिक्त आमदनी का लालच ना होता तो इनको भी कहाँ अच्छा लगता है शहर शहर भटकना। मैं इन दौरों से कमाए गए सारे रुपए अलग जमा कर रहा हूँ ताकि कल रजनी की पढ़ाई लिखाई में कभी पैसों का मुँह न ताकना पड़े। कुछ समय पहले रजनी के नाम से खोले गए अलग बैंक अकाउंट की पासबुक मुझे देते हुए इन्होंने कहा था, तुम अभी से इतना परेशान क्यों हो? समय आने पर सब हो जाता है।
दरअसल दौरे करके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना तबादला इंस्पेक्शन यूनिट में कराने के इनके निर्णय से मैं सहमत नहीं थी। कुछ भी बनाने के लिए परेशान तो होना ही पड़ता है। आने वाले कल को मैं अपनी रजनी के साथ अन्याय करने का कोई मौका नहीं देना चाहता। समय देखेगा कि तमाम बेटों से बढ़ चढ़ कर है हमारी बेटी, खूब संवेदनशील, खूब सुंदर, खूब पढ़ी लिखी। कितनी पढ़ी लिखी? मैंने भोलेपन की मुद्रा बनाते हुए पूछ लिया तो उनके सपने की नींद टूट गई। हम दोनों ठठाकर हंस पड़े थे। रजनी का उसी साल लोअर केजी में दाखिला हुआ था। पिछली रात से आसमान में रुका बांध अचानक रिसने लगा। जैसा कि लगता रहा था, वर्षा धीरे धीरे तेज होती गई और जरा देर बाद मूसलाधार होने लगी। रजनी को अपने अंकल के साथ गए 2 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। मैं उसको लिवा लाने के लिए घर से निकलने को थी, तभी बरसात शुरू हो गई। वैसे मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी रजनी कई बार अपने अंकल के साथ गई थी और कभी कभी तो दिन दिन भर खेलती रही थी। रजनी ने सवेरे से एक गिलास दूध तक नहीं पिया था। एक बार मन में हुआ कि छाता लेकर जाऊं और उसे लिवा लाऊं, मगर फिर संकोच सा हुआ कि कैसा लगेगा मेरा भरी बारिश में वहां पहुंचना, कि जैसे बेटी किसी अजनबी के घर में हो। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की के बाहर पानी में नहाकर नई हो रही वनस्पति को देखने के लिए तकिए की टेक लगाकर बिस्तर पर बैठ गई। मैं बरसात के थमने का इंतज़ार भी कर रही थी कि पानी के रुकते ही मैं रजनी को लिवा लाने के लिए चल दूंगी, नहीं तो अंकल को आना पड़ेगा। और जाना भी कहाँ था, इसी कॉलोनी में 3 मकानों के बाद चौथे मकान तक। पानी रुक गया था और मैं दरवाजे पर लगाने के लिए ताला उठाने के लिए नीचे झुकी, जो सवेरे रजनी के अंकल को डराने के खेल में नीचे गिर गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं रह गई थी। क्या हुआ इसे? अंकल बेहोश रजनी को बाहों में उठाए खड़े थे, जिसे देखकर मैं चीख पड़ी। रजनी का निस्तेज चेहरा अंकल की एक बाह पर टिका हुआ था। उसकी एक बाह नीचे झूल रही थी। कुछ नहीं, ऐसे ही खेल खेल में ज़रा चोट लग गई है, मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अंकल ने रजनी को पास पड़े सोफे पर लिटाया और बाहर जाने के लिए मुड़े। सोफे पर लिटाते समय रजनी की फ्रॉक ऊपर को उठ गई और खून से सना उसका जांघिया दिखाई दिया। बह चुके खून को पोंछने के लिए चलाई गई उंगलियों की घिसती हुई छापें रजनी के जांघों पर थीं। मगर ये चोट इसको कैसे लगी? मैंने चीख कर पूछा और बाहर निकल जाने वाले अंकल का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो कुछ नहीं, हम दोनों दौड़ दौड़ कर छत पर खेल रहे थे, वही दीवार में एक सरिया बाहर निकला हुआ था, उसी से लग गई, अंकल ने कहा और बाहर जाने को हुए। रुको, मैं इसको अस्पताल ले जाऊंगी, मैंने चीख कर कहा और रजनी को गोद में उठाकर बाहर के बरामदे में आ गई। सुनिए, अस्पताल में आप नाहक परेशान होंगी, मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लाता हूँ, अंकल ने हकलाते हुए कहा और मेरे पीछे आए। मैं नहीं चाहती थी कि रजनी को अंकल अब छुएं भी। मैंने रजनी को अपने एक कंधे पर लादे लादे दरवाजे पर ताला लगाया और चल दी। आप इमरजेंसी में अकेले पहुंच जाएंगी ना? उसने मेरे पीछे चलते हुए पूछा। रिक्शा? मैंने उसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने एक रिक्शे को आवाज़ दी। मैं अभी कुछ और डॉक्टरों को लेकर अस्पताल पहुंचता हूं, उसने कहा और कुछ दूर रिक्शे के साथ साथ चलने के बाद तेज़ी से भीड़ में कहीं गुम हो गया। मैंने भी उसे चले जाने दिया। इनका उस समय साथ ना होना खल गया मुझे। अच्छा हुआ कि रोज़ मोबाइल पर हाल चाल लेने वाले रजनी के पापा का उस समय तक कोई फ़ोन नहीं आया था। कहीं उनका फ़ोन आ जाता तो रजनी का हाल बताते बताते मैं तो मर ही जाती। उसने कहा, और आपने मान लिया कि चोट सरिया से लगी है? डॉक्टर ने रजनी का मुआयना करने के बाद नर्स को ड्रिप लगाने को कहा। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और रजनी के कपड़े अपने कब्जे में ले लिए हैं। रजनी के शरीर से निकले खून के नमूने रासायनिक जांच के लिए एकत्र किए गए हैं। मेरी फ़ोन पर बात होने के तुरंत बाद इनके ऑफिस के प्रबंधक और उसके मकान मालिक अस्पताल पहुंच गए और देर तक मुझसे बातें करने के बाद अभी गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गहरी नहीं है और रजनी खतरे से बाहर है। मैं सोच रही हूँ, क्या सचमुच गहरी चोट नहीं है? जिस आघात से सारे पवित्र संबोधन, उनसे जुड़े विश्वास और निर्मल कहे जाने वाले संबंधों की गरिमा क्षत विक्षत सामने पड़ी है, क्या वो चोट सांघातिक नहीं है? स्त्री का शरीर लेकर पैदा होने के बाद क्या कोई खतरे से कभी बाहर भी हो सकता है? जिसके जीवन की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, उस बच्ची ने क्या सोचा होगा कि अंकल आज ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं?
बोझ तले पिसते हुए या दर्द की टीस महसूस करते हुए क्या रजनी ने सोचा होगा कि यह भी हथेली पर घूंसे मारने जैसा कोई खेल है जिसमें जरा देर के दर्द के बाद वो फिर खिलखिलाने लगेगी? जिस बच्ची के लिए चूमने का अर्थ मात्र प्यार करना है, उसे क्या पता लगा होगा कि उसके गालों और होठों पर एक बीमार आदमी अपने सीने में जमा हुआ आदिम बलगम थूक रहा है? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, रोऊंगी भी नहीं। रोना कमजोरी है, रोने से ही तो हम कमज़ोर हुई हैं। वो भीड़ में गुम हो जाने पर क्या समझता है छिपा ले जाएगा अपने आप को? मैं उसे लाखों की भीड़ में से खींचकर बाहर निकाल लाऊंगी। वो मेरी बेटी के लाल खून में अपने सफ़ेद खून के धब्बे छोड़ गया है, वो सफ़ेद खून जो उसकी नसों में बहता है। उनका दौरा आज तक का था। आज रात की ट्रेन पकड़कर कल सवेरे वो घर आ जाएंगे। रजनी भी तब तक बात करने लायक हो जाएगी। मैं अपने आप को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर चुकी हूँ। कल इनके आते ही वो शुरू हो जाएगी। मैंने पुलिस दर्ज अपनी रिपोर्ट में उसका नाम, उसके ऑफिस और घर का पता नोट करा दिया है और आशंका प्रकट कर दी है कि नौकरी से बर्खास्त किए जाने जैसी किसी कार्रवाई की हालत में वो शहर छोड़कर भाग भी सकता है। इसलिए उस पर लगातार निगरानी रखी जाए। हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक रजनी को न्याय नहीं मिल जाता। रजनी को न्याय जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारे सामने। हमें तो उसे बस एक ही बात समझाने की कोशिश करते रहना है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसका कोई असर उसे नहीं लेना है। इस बात के बारे में वो दोबारा कभी कुछ सोचे भी नहीं। उसके दिमाग में इस बात को गहरे तक बिठाना है कि यह भी एक खेल ही था और खेल में तो कभी कभी चोट लग ही जाती है। अभी आप सुन रहे थे नवनीत मिश्र जी की लिखी हुई कहानी खेल। समाज में व्याप्त उसके इस बदनुमा पहलू पर लिखी गई कहानी आपको भी झकझोर गई होगी। बच्चियों के माता पिता के लिए ये कहानी शिक्षाप्रद है। हमेशा सावधान रहें अपने बच्चियों के लिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।